अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। आइए सेट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एस्टीमेट्स एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ प्रायर पीरियड एरर्स। ये जो आपका एरिया है आइए सेट का जो टॉपिक है जो है ये IS1 या आपका जो है EPS के साथ मिलके पूछा जा सकता है। इनफैक्ट ये किसी भी टॉपिक के साथ मिलके पूछा जा सकता है, IS16 के साथ भी, IS40 के साथ भी। तो हमने डिटेल में जो है आपको पता है कि 3 एरियाज़ हमने देखे कि सर अकाउंटिंग पॉलिसी में अगर कोई चेंज आता है, एस्टीमेट में चेंज आता है, या पिछले सालों में जो गलतियाँ हुई हैं उसकी रेक्टिफिकेशन होती हैं, सो हाउ वी आर गोना ट्रीट दैट। ठीक है, तो आए एक दफ़ा क्विकली रिकैप कर लेते हैं। हमने डिटेल में तो इसको देखा है, एक दफ़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आइए सेट पढ़ने से पहले सबसे पहले हम समझ लें अकाउंटिंग एस्टीमेट क्या होता है। कंपनी जो भी अपनी अकाउंटिंग करते हुए जजमेंट्स लेती हैं, ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड अकाउंटिंग एस्टीमेट। फॉर एग्जांपल एक एसेट कंपनी ने ख़रीदा है, सही है, उसकी यूज़फुल लाइफ कितनी होगी, 5 साल या 10 साल, ज़रूरी नहीं है वो वाकई उतना ही चले, दैट्स एन एस्टीमेट। प्रोविजंस जो कंपनी बुक कर रही होती है, दैट्स एन एस्टीमेट। पॉलिसी क्या होती है अकाउंटिंग पॉलिसी? अकाउंटिंग पॉलिसी दीज आर द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स एक्चुअली मेड बाय द कंपनी अंडर द गाइडेंस ऑफ IFRS। फॉर एग्जांपल PPE के लिए कॉस्ट मॉडल यूज़ करना है या रिवैल्यूएशन मॉडल यूज़ करना है, आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए कॉस्ट मॉडल यूज़ करना है या फेयर वैल्यू मॉडल यूज़ करना है, आपने इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालने के लिए FIFO यूज़ करना है या वेटेड एवरेज यूज़ करना है। दीज आर ऑल अकाउंटिंग पॉलिसीज़। अब आपको पता है कि जो है क्या कहते हैं, बिकॉज ऑफ यू नो द डायनेमिक्स एंड यू नो द चेंजेस, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कंपनी थिंक्स कि भाई अब हमें एस्टीमेट जो है शायद जो पहले किया था वो गलत किया था, तो देयर इज़ अ नीड फॉर चेंज इन एस्टीमेट। या अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई चेंज की ज़रूरत आ जाती है कि भाई कॉस्ट से अब हम चाह रहे हैं हम रिवैल्यूएशन मॉडल पे जाएं। तो सवाल ये पैदा होता है, या कोई गलतियाँ हुई हैं पिछले सालों में, पता चल अब वो आइडेंटिफाई हुई हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये सारी चीज़ें हम करें कैसे, और जो पिछले सालों में हमने रिपोर्ट किया है, फाइनेंशियल्स बनाए हैं, उनको किस तरीके से चेंज करें। तो याद रखिएगा, जब भी चेंज इन एस्टीमेट होता है तो आप प्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट लेते हो, मतलब पिछले सालों को नहीं छेड़ते हो, करंट ईयर और फ्यूचर ईयर में उस चेंज के इम्पैक्ट को आप लेते हो। दिस इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट। सिमिलरली अगर चेंज इन पॉलिसी होता है तो आप रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट लेते हो, मतलब आप पिछले साल की फाइनेंशियल्स को जो है वो चेंज करते हो, एज इफ कि ये जो चेंज था ये हमेशा से इन प्लेस था। सिमिलरली जब भी प्रायर पीरियड एरर्स जो होते हैं उनकी रेक्टिफिकेशन होती है तो उसमें भी आप रेट्रोस्पेक्टिव चेंज लेते हो, एज इफ कि ये एरर कभी था ही नहीं। तो अब हम डिटेल में देख लेते हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट को आपने किससे लेना है, हमने जो है किस तरीके से आपने जो है अकाउंट फॉर करना है। हमने एरर की रेक्टिफिकेशन, पॉलिसी के चेंज और एस्टीमेट के चेंज के डिटेल्ड स्टेप्स हमने देखे। मैं एक दफ़ा क्विकली रिकैप करवा देता हूँ आपको। अच्छा, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि देखें IS8 इज़ यू नो मोर ऑफ अ यू नो मैकेनिकल और क्लरिकल टाइप एरिया। उसमें स्टेप्स पर आपने फोकस करना है रादर देन यू नो कॉन्सेप्ट्स। तो आपके डिफरेंट स्टैंडर्ड से मिल के आ रहे होंगे, तो आपने अगर स्टेप्स पे फोकस किया हुआ है और 5-6 अच्छे क्वेश्चंस किए हुए हैं तो IS8 का जो भी सिनेरियो आता है इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू टैकल दैट। ठीक है ना, तो आप 5-6 अच्छे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस कर लें, जो मैंने कुछ दिए हुए भी हैं, सही है, मैं और भी दूंगा, तो आप लोगों ने लाजमी कर लेने हैं। तो इंशाल्लाह IS8 का अगर आप सवाल देखोगे तो वो बहुत बड़ा होता है कंपेरेटिवली, सही है ना, बट जब आप सॉल्व करने के लिए बैठते हो, अगर आपको फॉर्मेट याद होगा तो आपके लिए बहुत इजी होगा उसके स्टेप्स, जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ उसको फॉलो करते हुए उस क्वेश्चन को कंप्लीट करना, तकमील तक पहुँचाना। अच्छा जी, एरर्स का जब भी आपके पास सवाल आए, सही है ना, तो इन 4 स्टेप्स में जो है आपने जो है एरर्स के सवाल को सॉल्व करना है, तो इंशाल्लाह बहुत आसानी से जो है आपका टेकल हो जाएगा ये वाला IS8 का सिनेरियो। सबसे पहले तो जो एरर है उसकी वजह से जो आपका इम्पैक्ट आ रहा है फाइनेंशियल्स पे वो निकालने अपनी वर्किंग के अंदर। अगर एक्सपेंसेस कम रिकॉर्ड किए हैं पिछले साल से तो आप हर साल का एक्सपेंस निकाल लें और टू डेट एक्सपेंस निकाल लें, जो भी आपकी वर्किंग होती है, सही है ना, जैसे हमने किए हुए भी हैं जो क्वेश्चंस किए हैं। जो भी आपका एरर को सही करने की वजह से फाइनेंशियल्स पर इम्पैक्ट आ रहा है वो अपनी एक वर्किंग में निकालना है इम्पैक्ट ईयर बाई ईयर। उसके बाद आपने बनाना है SOCI या उसके एक्सट्रैक्ट्स, जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है। याद रखिएगा SOCI बनेगा 2 साल का, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। अगर लेट से मैं 2023 की बात करता हूँ, करंट ईयर है 2023, तो प्रीवियस ईयर है 2022, सही है। तो 2022 जो कंपेरेटिव है आपका, उसके ब्रैकेट में रीस्टेटेड लिखना मत भूलिएगा, सही है। अच्छा, याद रखिएगा रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट का मतलब ये है कि जो भी आपका चेंज होता है आप पिछले सालों में भी लोगे। जब मैं पिछले साल की बात करता हूँ तो आप करंट और प्रीवियस ईयर का तो चूँकि P&L बना रहे हो तो उनका इम्पैक्ट आपने करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का जो P&L बना रहे हो उसी में ही ले लेना है। जो पिछले साल से पहले वाले जो एरर्स हैं
या जो भी आइटम्स हैं या एडजस्टमेंट्स हैं उनको आपने पिछले साल की जो ओपनिंग रिटेन अर्निंग है ना उससे एडजस्ट कर देना। सही है। नेक्स्ट स्टेप इज आपने सोशी बनाने या उसके एक्सट्रैक्ट्स बनाने। सही है। अगर रिटेन अर्निंग दी हुई तो सिर्फ रिटेन अर्निंग का कॉलम बनाना है। रिटेन अर्निंग जो आप बनाओगे या जो भी आप स्टार्ट करोगे सवाल, वो पिछले साल की ओपनिंग से स्टार्ट करना है। उस पिछले साल की ओपनिंग के अंदर जो है आपने क्या करना है, जो भी आपकी पिछले साल से पहले वाली एडजस्टमेंट्स हैं वो आपने इनकॉर्पोरेट करनी है। याद रखिएगा अगर टैक्स रेट सवाल में दिया हुआ है तो नेट ऑफ टैक्स इम्पैक्ट लीजिएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है जी। उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, उसके बाद आपकी रिवाइज्ड प्रीवियस ईयर की ओपनिंग आ जाएगी। रीस्टेटेड लिखना मत भूलिएगा। फिर जो आपका रिवाइज्ड प्रॉफिट आपने निकाला है पिछले साल का उसको एड ऑन करेंगे तो आपके पास पिछले साल की रिवाइज्ड क्लोजिंग आ जाएगी। उसमें इस साल का प्रॉफिट ऐड करेंगे तो इस साल का आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। पिछले साल के ऊपर जो भी क्लोजिंग बैलेंस आपने निकाला है उस पर रीस्टेटेड लिखना मत भूलिएगा। ठीक है। फिर आप बनाएंगे एसओएफपी। एसओएफपी 3 कॉलमनर आपने बनाए नहीं है। 3 कॉलमनर का मतलब ये करंट ईयर का क्लोजिंग दिखाना है, पिछले साल का जो है क्लोजिंग दिखाना है और पिछले साल का ओपनिंग दिखाना है, मतलब पिछले से पिछले साल का क्लोजिंग दिखाना है। ठीक है जी। याद रखिएगा जो भी प्रीवियस ईयर हैं, क्योंकि आपके बैलेंसेस रीस्टेट होंगे तो आपने रीस्टेटेड लिखना मत भूलना है पिछले सालों के। फिर आप बनाएंगे एरर के नोट्स। एरर के नोट्स बनाने का मकसूद ये है कि आप बताते हैं कि भाई चेंज क्यों आया, क्योंकि देखें यूज़र को जब आप ब्रैकेट में प्रीवियस ईयर में रीस्टेटेड लिखेंगे तो यूज़र वुड बी क्यूरियस अबाउट कि भाई ऐसा क्या चेंज आया है जिसकी वजह से रीस्टेटेड लिखा हुआ है। तो आप एरर के नोट्स के अंदर बताते हैं कि भाई कौन सी जगह कितने से चेंज आया। तो एसओसीआई में जो आपका प्रीवियस ईयर है, हमारा भी जो एग्जाम्पल है उसमें 2022 प्रीवियस ईयर था, तो आप 2022 में जहाँ चेंज आया है आप वो दिखा रहे होंगे, बता रहे होंगे कि भाई अगर लेट से इनकम बढ़ी है या एक्सपेंस बढ़ा है या इनकम कम हुई है या एक्सपेंस कम हुआ है तो क्यों कम हुआ है या कितने से कम हुआ है। एसओसीआई में याद रखिएगा एरर के नोट्स में 1 साल का बनाएंगे क्योंकि आप कंपेरेटिव 1 साल का देते हैं। एसओएफपी जो एरर के नोट्स बनाएंगे वो 2 साल के बनाएंगे क्योंकि आप कंपेरेटिव 2 सालों का देते हैं। सही है। तो जो है याद रखिएगा टिप फॉर लाइफ बाई हसन मारफानी, नोट्स जो आप बनाते हैं एरर के उसमें आपने बताना है कितने से चेंज आया है। सही है ना, ओरिजिनल से रिवाइज का डिफरेंस। अच्छा जी। फिर हमने क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व किए इसके ऊपर डिटेल में एरर के नोट्स पे। फिर हमने वो एरर पे फिर बात की अगर तो पॉलिसी में चेंज आता है सो हाउ यू आर गोना ट्रीट दैट चेंज इन पॉलिसी। उसमें मैंने आपको अकाउंटिंग पॉलिसी की डेफिनेशन बताई दैट अकाउंटिंग पॉलिसी आर द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स डिवाइज्ड बाय द मैनेजमेंट। फिर मैंने आपको एक जो है एक इम्पॉर्टेंट एरिया पे बात की कि क्या अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो सकती है, क्या कंपनी कैन चेंज द अकाउंटिंग पॉलिसी वंस अडॉप्टेड। सो वी डिस्कस्ड कि अकाउंटिंग पॉलिसी एज अ जनरल रूल कांट बी चेंज्ड, हाउएवर इन एनी ऑफ द 2 सिनेरियोज इट कैन बी चेंज्ड। अगर तो लॉ आपको करंट पॉलिसी यूज़ करने का मना करे सो ऑब्वियसली यू हैव नो ऑप्शन बट टू शिफ्ट टू अनदर पॉलिसी, या फिर आप ये जस्टिफाई कर सको कि नई पॉलिसी या मॉडल इज़ बेटर देन द एग्जिस्टिंग वन। यही वजह है कि आप कॉस्ट से रीवैल्यूएशन पे तो जा सकते हो बट रीवैल्यूएशन से कॉस्ट पे या फेयर वैल्यू से कॉस्ट पे नहीं आ सकते, बिकॉज फेयर वैल्यू हमेशा कॉस्ट से बेहतर होता है अज्यूमिंग लॉ कांस्टेंट है। तो ये एग्जामिनर या इंटरव्यूअर का सवाल है, फेवरेट सवाल है कि भाई आप फेयर वैल्यू से कॉस्ट पे क्यों नहीं जा सकते, बिकॉज अज्यूमिंग लॉ कांस्टेंट है। तो अब मैनेजमेंट ये जस्टिफाई नहीं कर सकती कि भाई फेयर वैल्यू कॉस्ट से बुरी है या कॉस्ट फेयर वैल्यू से बेहतर है। हाँ, कॉस्ट से फेयर वैल्यू पे जा सकते हैं आप। फिर हमने बात की कि भाई चेंज इन पॉलिसी का इम्पैक्ट आप कैसे लोगे, रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट लेना है आपने। एक एक्सेप्शन है, याद रखिएगा, स्टैंडर्ड IAS 16 आपको एक्सेप्शन देता है कि अगर आप कॉस्ट से रिवैल्यूएशन मॉडल पे जा रहे हो तो दिस इज चेंज इन पॉलिसी, बट आप चाहो तो आप प्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट ले लो, रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह क्या है, उसकी डिटेल में मैंने जो है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का जो मेरा क्लिप है उसमें मैंने आपको डिटेल में बताई हुई है कि ऐसा क्यों स्टैंडर्ड अलाउ करता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो इंटरव्यू या एग्जामिनर में एग्जाम में MCQ पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये IAS 40 में ये एक्सेप्शन अलाउड नहीं है, सिर्फ IAS 16 में अलाउड है। फिर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखा, वही ट्रीटमेंट है जो एरर की रेक्टिफिकेशन का है। आपने SOCI बनाने हैं 2 साल के, करंट और प्रीवियस ईयर, रीस्टेटेड मत लिखना मत भूलिएगा, सोशी बनाना है, SOFP बनाना है, और आपने अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंज के नोट्स बनाने हैं। सिर्फ नाम का फ़र्क है, बाकी जो एरर के स्टेप्स हमने देखे हैं वही स्टेप जो है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए हैं, सिर्फ हेडिंग्स और नाम का फ़र्क है।
इस पर मैंने जो एग्जामिनर का एक फेवरेट एरिया है वो ये है कि भाई कंपनी जो है फीफो से वेटेड एवरेज पे जो है जा रही है, तो उस पर डिटेल में हमने देखा। सबसे पहले हमने लॉजिक देखी कि जब कंपनी मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री चेंज करती है तो उसकी वजह से आपकी क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक पे जो है क्या इम्पेक्ट आता है और उसकी वजह से प्रॉफिट पे क्या इम्पेक्ट आता है और क्यों आता है। इसको लॉजिकली हमने देखा, डिटेल में देखा। बस अभी फ़िलहाल क्योंकि इट्स अ रिवीजन तो मैं आपको क्विकली एक टिप दे देता हूँ कि किसी भी मेथड में एज़ कम्पेयर टू अदर मेथड क्लोजिंग स्टॉक जितना ज़्यादा होगा प्रॉफिट उस मेथड में उतना ज़्यादा होगा और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उस मेथड में उतनी कम होगी एज़ कम्पेयर टू अदर मेथड, एंड वाइस वर्सा। सिमिलरली अगर किसी भी मेथड में एज़ कम्पेयर टू अदर मेथड ओपनिंग स्टॉक जितना ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट उतना कम होगा और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज़्यादा होगी। तो याद रखिएगा क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ओपनिंग स्टॉक और प्रॉफिट का इन्वर्स रिलेशनशिप है। इसके ऊपर फिर हमने डिटेल में एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया था, सही है, क्लोजिंग स्टॉक का। फिर हमने बात की थी चेंज इन एस्टीमेट पे। चेंज इन एस्टीमेट पे मैंने आपको बताया कि देखें चेंज इन एस्टीमेट के अंदर आप जो इम्पैक्ट लेते हैं वो प्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट लेते हैं, मतलब आप करंट ईयर और फ्यूचर ईयर का पे आप इम्पैक्ट लेते हैं, पिछले सालों को आप हिट नहीं करते। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ पे क्लैरिटी है। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा, सो उनको लाजमी देखिएगा तो इंशाल्लाह IAS8 वाला जो एरिया है वो आपका और स्ट्रेंथन हो जाएगा। अगेन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा इस एरिया में क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट्स कम हैं, स्टेप्स और मैकेनिकल जो आपके स्टेप्स हैं वो ज़्यादा हैं।